बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपका कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। मौसम इंतहाई खुशगवार था और यकीन मानिए मैंने तो कल का मौसम खूब इंजॉय किया है। क्या ही खूबसूरत मौसम था। बालकनी में आप एक कप चाय का और बारिश का ये मनाजिर हों तो मैं कहती हूँ कि जी मौसम का मज़ा तो वाला हो जाता है। फैमिली के साथ टाइम आप स्पेंड करें, अच्छा मौसम हो जाता है। लेकिन इस अच्छे मौसम में रंग में भंग डाली खूब जो है बिजली की फराहमी जो मुअत्तल रही, लेस्को की जानिब से जो हालात रहे उस पर लोग हमें हर तरफ यही नज़र आ रहा था, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। और एक हमारी जो ऑफिशियल चैट है जिसमें हमारे सभी लोग अपनी खबरें जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, मैं तो हालात देख के परेशान हो गई। वहाँ पे तो हर कोई कह रहा है जी हमारे इलाके में लोड शेडिंग, हमारे इलाके में लोड शेडिंग, हमारे इलाके में लोड शेडिंग। होता है ऐसा कि बारिश होती है तो ये ट्रिपिंग के वाक़यात होते हैं, लेकिन लोड शेडिंग का ये सिलसिला हम देख रहे हैं शहर में बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इसकी क्या वजह है? बारिशें तो आगे होनी है, क्या यही अजाब भुगतना पड़ेगा? और फिर जिस मौसम खुशगवार की मैं बात कर रही हूँ, जिसको एंजॉय करने की बात कर रही हूँ, तो ये रंग में भंग हो जाता है कि खुशगवार मौसम आपको भूल जाता है क्योंकि आपके सारे मामलात जो हैं मुअत्तल होकर रह जाते हैं। लाइट नहीं होगी तो ऑब्वियसली पानी के मसाइल भी हो जाते हैं, तो आपका निज़ाम ज़िंदगी जो है बिल्कुल मफलूज होकर रह जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मसाइल, शहर के मसाइल जो कि हम एक्चुअली जानते हैं कि सदियों से चलते आ रहे हैं, जिनके हल की हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं, जराइम की शरह हो या फिर शहर में ट्रैफिक के मसाइल हो। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी और फिर रोज़ की तरह आपको बताएंगे सेल्स और प्रमोशन भी, सब्जियों के रेट भी। ये सब कुछ आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और मैं भूल गई, आज की ज़बरदस्त रेसिपी भी प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम आज का कैसा रहेगा। जी तो जुनेद की जानिब रुख करते हैं। जुनेद बताइए मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी आज दिन भर? मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और दूसरी जानब अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और शहर में हवाओं की अगर बात की जाए तो आज हवाएं जो है 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलती रहेंगी। और गर्मी की शिद्दत और हबस की बात की जाए तो नमी जो है वो ज़्यादा होने की वजह से जो है हबस जो है आज ज़्यादा रहेगा। और आज हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त जो रिकॉर्ड किया गया वो 71% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब 60% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने मंगल के रोज़ भी शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मूसलाधार बारिश का इम्कान आज जाहिर किया जा रहा है, तो फिर एक वही मसला कि लोड शेडिंग होगी, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। फिलहाल टॉप स्टोरीज की तरफ जाते हैं। सबसे पहली खबर, बारिश से बिजली सप्लाई का निजाम धरम भरम, लेस्को का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। और स्मार्ट लॉकडाउन मजाक बन गया, सील होने वाले इलाकों में लोगों की बगैर रोक टोक आमद। कोरोना के 281 नए मरीज, मजीद 10 अफराद जान बहक। और मुराद राज साहब कहते हैं कि जब तक स्कूल बंद हैं फीसों में 20% रियायत रहेगी। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और आज तो मौके की मुनासबत से आप मौजूद हैं क्योंकि मैं तो आज प्रोग्राम की प्लानिंग में ये कह रही थी कि सिप्रा साहब का बीपर आज हमने जरूर शामिल करना है। आपको पता है लोग, मुझे कंफर्म है कि जब कभी भी बारिश होती है, लाइट जाती है, आपको फोन कर करके बहुत परेशान करते होंगे, हम भी उन्हीं में से शामिल हैं। तो सबसे पहली स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। बारिश से बिजली सप्लाई का निजाम दरहम भरम, लेस्को का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो वजह यह है कि हमारा जितना भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ओवरहेड है। फिर उसके साथ हम कर लेते हैं कि ये पूरी दुनिया में भी होता है ओवरहेड, कोई इतनी नई बात नहीं है कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो तो ओवरहेड होता ही है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडरग्राउंड किया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ ये है कि हम हर साल मौसम सरमा में 7-8 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद भी करते हैं। फिर हम बजट भी रखते हैं अपग्रेडेशन का। उस अपग्रेडेशन करने के बावजूद अगर हम बिलाततुल बिजली फराहम नहीं कर सकते तो इसका क्या मतलब है
कि आपके ऑपरेशन विंग के जो अफसरान हैं उनका कहीं ना कहीं ऐसी कोताही उनकी नज़र आती है जिसकी बुनियाद पर यह ट्रिपिंग होती है। 2-3 वजूहात होती हैं जब बारिश आपकी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बारिश हो और आंधी हो साथ में, तो लेस्को खुद भी अपना सिस्टम बचाने के लिए उन फीडर्स को बंद करती है कि अगर खुदा ना खास्ता तारें कहीं पर टकरा जाएं या कहीं पर दरख्त गिरने की वजह से तारें टकराएं तो उसकी वजह से ना सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान के भी खदशात होते हैं। जो एकदम से हम देखते हैं कि बहुत लंबे ब्रेक डाउन होता है, हाँ जी, जो अचानक से आप ज्यादा शहर को बंद करते हैं वो लेस्को खुद करती है। लेकिन जब बारिश या तूफानी बारिश का सिलसिला थोड़ा थम जाता है तो उसको बहाल करना शुरू किया जाता है। लेकिन 100-150 फीडर्स का ट्रिप होना ये मामूल की बात है। ये जब भी बारिश होगी, जब भी आपका मौसम ख़राब होगा, इतनी तादाद लाजमी जाएगी। उसकी क्या वजह है कि आप जितने आप अब ट्रैवल करती हैं शहर के मुख्तलिफ शहरों पे, आप देखें बिजली के जितने खंभे आपको वहाँ बैनर्स भी नजर आएंगे, सही कह रहे हैं, वहाँ पे आपको लटकती तारें भी नजर आएंगी, वहां पर आपको रस्सियां भी लटकती नजर आएंगी। ये सब चीजें हमें हर रोज नजर आती हैं। ऑब्वियसली लेस्को को भी पता होगा, तो इसके लिए आपके पास पूरा साल होता है प्लानिंग करने के लिए। इस पे फाइन रखें, जुर्माने रखें, लोगों को बताएं कि फिर इस वजह से उनको मुश्किलात का सामना हो सकता है। अच्छा, 2-3 चीजें हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपका जो पोल है वो बिजली के लिए नहीं ना इस्तेमाल हो रहा, बिल्कुल। आप उस पर मल्टीपर्पज और भी प्राइवेट कंपनीज ने भी अपना सिस्टम बिछा लिया, बिल्कुल ऐसे ही अपनी तारें बिछा ली और बहुत सारे लोगों ने बैनर्स भी लगा लिए, फ्लेक्सिस भी लगा दी। ये सारी चीजें जब बारिश होगी तो उसकी वजह से हालात होंगे खराब। अच्छा, जिन इलाकों में दरख्त हैं, जिन इलाकों में दरख्त ज्यादा हैं, जिसमें हमारा इलाका जो है वो आपका गुलबर्ग ज्यादा शामिल है, GOR1 का इलाका है, शादमान का इलाका, वहाँ दरख्त ज़्यादा हैं। केनार रोड की सराउंडिंग में जितनी आबादियाँ हैं इनमें जहाँ दरख्तों की तादाद ज़्यादा है और ऐसे इलाके जहाँ पर आपने लेस्को को कटाई नहीं करने दी। आपको याद होगा कि लेस्को ट्री कटिंग भी करती है। बिल्कुल। ट्री कटिंग के लिए जब किया गया तो उसको उनके खिलाफ दरखास्तें दी गई कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब क्लीन पाकिस्तान की, नीट एंड क्लीन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दरख्तों की कटाई कर रहे हैं। अच्छा, दरख्तों की कटाई करना इंतहाई जरूरी था। जो टहनियां आपकी ट्रांसमिशन लाइन के साथ टच हो रही होती हैं, थोड़ी सी आंधी भी चलेगी तो आपका सर्किट ब्रेक करेंगी, वो रिवर्सिंग होगी, वो फीडर ट्रिप कर जाएगा, ये हालात। अच्छा, इन सारी चीजों को मिलाने के बावजूद लेस्को क्यों नाकाम होती है? लेस्को इस वजह से नाकाम होती है कि लेस्को के पास स्टाफ ही मौजूद नहीं है कि वो प्रॉपर पेट्रोलिंग कर सकें, वो प्रॉपर अपने सिस्टम को चला सकें। होता यह है कि फीडर ट्रिप हुआ, ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी बढ़ती हैं। मतलब किसी इलाके में आ रही हो, किसी घर की लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? तरजीह ये होती है कि हम लोग सबसे पहले फीडर चलाएं जिस पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, सार्फिन हैं, सही। उसके बाद अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर डैमेज है तो वो करें। अच्छा, अल्टीमेटली स्टाफ कम होने की वजह से आपको जो इंडिविजुअल कंप्लेंट होती है, जो आम सारिफ ने दर्ज करवा रखी होती है कि पूरे मोहल्ले में आ रही है, मेरे घर में नहीं आ रही, ये वाली जो कंप्लेंट होती है, इसके लिए आपको 24-24 घंटे 30-30 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। फिर आपको सिफारिशें ढूंढना पड़ती हैं, उसके बाद जाकर आपका ये काम होता है। उसकी क्या वजह है? एक ही वजह है कि आपके पास स्टाफ ही मौजूद नहीं। आपके लाइनमैन गाड़ी भी चला रहे हैं, आपके लाइनमैन क्रेन ऑपरेटर भी बने हुए हैं, आपके लाइनमैन जो हैं वो आपके लाइन सुपरिटेंडेंट का काम भी कर रहे हैं, सही। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो इस सिस्टम बनाने के लिए आपको मुलाजमीन भी भर्ती करना होंगे, सही। एक सब डिवीजन में एक शिफ्ट में जहां 8 से 9 लाइनमैन होने चाहिए, वहां 1 या 2 काम कर रहे होते हैं। साहब, अगर सिस्टम में ये तमाम तर नकाइस मौजूद हैं, अब आगे मॉनसून है, आज भी तेज बारिश की पेशगोई की गई है, तो ये सिलसिला क्या मुझे बता दें इस तरह से जारी रहेगा? हमें ये लोड शेडिंग का अजाब जो है जब जब बारिश होगी भुगतना पड़ेगा? अच्छा, एक बात और, आज कल जो बारिश हुई है वो थोड़ी हुई है, आज अगर हो जाती है, कल में बारिश हो जाती है, एक मूसलाधार बारिश अगर हो जाए और सिस्टम उसको बर्दाश्त कर जाए तो फिर मेरे ख्याल में आइंदा जो मानसून होगा आपका 1.5 महीना वो अच्छा गुजरेगा। वो किस तरह होता है कि आप बारिश का वक्फा आया, हब्स बना, उसके बाद गर्मी हुई, गर्मी की वजह से आपके जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो हीटअप हुए, सिस्टम हीटअप हुआ, अचानक बारिश हुई तो उसकी वजह से ट्रिपिंग होती है। अगर रोजाना की बुनियाद पर बूंदाबांदी भी होती रहे, बारिश भी होती रहे, तो ये हालात नहीं होंगे, सही। एक मूसलाधार बारिश हो जाए, और लेस्को वाले दुआ भी कर रहे होते हैं कि एक मूसलाधार बारिश हो जाए, वो रात और वो दिन हम मुश्किल से काट लेंगे, लेकिन अगला महीना 1.5 जो है हम आसानी से गुजार लेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 4 दिन वक्फा आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के बाद सिस्टम आप है वो मुश्किल में जाता है, वो हीटअप होता है, उसके बाद अचानक बारिश और तूफानी बारिश होती है तेज हवा के साथ, तो फिर आपका सिस्टम ट्रिप होता है। अच्छा, इसमें बड़े क्लियर SOPs जारी किए गए हैं, लेस्को ने भी किए हैं कि जैसे ही बारिश होगी, तूफान होगा, सिस्टम चल रहा हो और ना चल रहा हो, ऑफिसर्स को दफातर में आना होगा, सही।
तीनों शिफ्टों के मुलाजिम को यहाँ पे लोग तो शिकायतें ये करते हैं कि आप जो नंबर दिए गए होते हैं उन पे कॉल कर लें, कोई फोन ही नहीं उठाता है। मुझे ये बताएं, 30 से 35 हजार कंज्यूमर है, एक एसडीओ है, कितने फोन सुन लेगा? बिल्कुल, एक क्वेश्चन यानी है, मतलब ये सिस्टम के नकाइस है ना सिप्रा साहब, ये कैसे ठीक होंगे? किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा? अब इलाकों की बुनियाद पर नंबर लिखे होते हैं ना, अब अगर इलाके के लोगों को ही नहीं कैटर कर सकेंगे, उनके मसाइल ही नहीं हल हो सकेंगे, तो फिर कौन करेगा मसले हल? देखें, आपके एसडीओ नहीं मसला हल करना है, आपकी सब डिवीजन की सतह पर ही मसला हल होना है। अच्छा, इनका एक सेंट्रल कंट्रोल रूम भी है 118, जहाँ वहां पर भी कंप्लेंट होती है। आप कहीं और भी रजिस्टर, आपके जो सब डिवीजन के लेवल पे कंप्लेंट सेंटर है, रीजनल लेवल पर जो है आपका कस्टमर सर्विस सेंटर है, वहां पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन बात वहां पर आ जाती है कि हमारी शिकायत ये होती है कि एसडीओ जो है वो फोन नहीं उठा रहा, 2 नंबर दर्ज है। और ये एक शिकायत मेरी आईएफबी में भी आ गई है कि जी एसडीओ फोन, एसडीओ मैं बताता हूँ, वो आपकी प्रोड्यूसर कह रही है कौन से एसडीओ फोन नहीं उठाता, वो क्योंकि उनकी लाइट सारे रात बंद रही और सुबह फिर चल गई, शाम में फिर चली गई। लेकिन वो जिस एसडीओ से कांटेक्ट करना चाह रही है वो एसडीओ मुतलका नहीं था। सही, वो शाम में मुझे भी पता चला कि हमने दूसरे एसडीओ से बात करनी। चलिए जी, ये मसला हो गया था जी, हमारी प्रोड्यूसर साहिबा को हम ये बता दें। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं और बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान नजर आते हैं और वो फिर जो मैंने बात की कि खुशगवार मौसम आपको भूल जाता है और आपको लोड शेडिंग का जब अजाब भुगतना पड़ता है। मौसम इस तरह का है ना, हब्स है। आप अगर पंखा चलता रहेगा तो आप सुकून से बैठेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। हवा भी चल रही होगी लेकिन पंखे के साथ होगी तो फिर कहीं ना कहीं गुजारा हो जाएगा। बिजली के बगैर ये 1.5 महीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। इस पर अब देखें, पेप्को ने कल जो नोटिफिकेशन किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग शटडाउन कैंसिल कर रहे हैं। शटडाउन क्या है कि किसी जगह पर तामीराती काम हो रहा है, कोई तरक्याती काम कर रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये ना हो कि किसी जगह पर आप शटडाउन लेकर 8 घंटे या 10 घंटे बिजली बंद करें। अब कंपनीज वो भी नहीं कर सकेंगी। ये सारी चीजें जो है सार्फिन को सहूलतें देने के लिए किया तो जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सिस्टम तो सीधा है। सिप्रा साहब, इन हालात को हम जो है वो कह रहे हैं कि लोड शेडिंग है। मैं कराची के हालात की आपसे बात कर रही थी, तो उस सब के बाद तो मैं कहूंगी कि वी आर ब्लेस्ड कि वो हालात यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ी सी शहरियों को भी ताउन करने की जरूरत है, साथ ही साथ जो सिस्टम में चीजें हैं उनको भी बेहतर करने की जरूरत है। तो ये दोनों तरफ से काम होगा तभी मसाइल हल होंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ हम जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। ये स्मार्ट लॉकडाउन मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं ये स्मार्ट लॉकडाउन करके क्या नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिन इलाकों में ये लॉकडाउन किया गया है वहां पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला उसी तरह से जारी है। बहुत सारी न्यूज भी आपको मिल रही है, खुद भी मैंने 1-2 इलाकों का विजिट किया है, लॉकडाउन नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। तो फिर ये लॉकडाउन कैसा लॉकडाउन है? सील होने वाले इलाकों में लोगों की बगैर रोक टोक आमद का सिलसिला भी जारी है। सिप्रा साहब क्या कहेंगे, ये कैसा लॉकडाउन है, इसकी डेफिनेशन क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप बता दें। देखिए, लॉकडाउन की बड़ी क्लियर जिस तरह लफ्ज है वो खुद ही इसकी मैंने बता रहा है कि आपने लॉकडाउन जब करना है तो फिर किसी का नकलो हरकत जो है वो रोक दी जाएगी। वहाँ जितने बसने वाले लोग हैं वो वहीं पर मुकीम रहेंगे, ना उनको कोई मिलने आएगा ना वो किसी को मिलने जाएंगे। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में अगर आपकी ग्रोसरी है, सब्जी है, फल है तो घर का एक फर्द जाएगा, वो खरीदेगा, या मेडिकल फार्मेसी का कुछ अद्वियात लेनी है तो ये सारी चीज़ें हैं। सही। अब क्या है कि स्मार्ट लॉकडाउन का बुनियादी मकसद ये था कि हुकूमत ये कहती है कि हम लॉकडाउन करें, उसकी वजह से हमारे ताजर बरादरी, हमारी जो कारोबारी चीज़ें हैं वो बड़ी मुतासिर होती हैं। वो हो चुकी मुतासिर जितनी होनी थी, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में क्या मुतासिर होना, माइनस में तो हम लोग चले गए। पर बात यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया आपने और उसके बाद कुछ इलाके सील किए। इलाकों को सील करने का मकसद यही था कि आपने स्मार्ट सैंपलिंग की और उस सैंपलिंग के नतीजे में आपने देखा कि किस इलाके में पेशेंट ज्यादा हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उन गलियों को, उन मोहल्ला और वो टाउन जो है आपने बंद किया। और बंद करने का मकसद ये था कि आगे वो जो वबा है उसका फैलाव रोका जा सके, ना ये लोग कहीं जाएं, ना वहां से उनको कोई मिलने आए। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल नजर आ रही टाउनशिप में, ये उसके बरक्स नजर आ रही है। अच्छा, पुलिस एहलकार ये मौकफ दे रहे हैं कि हम लोगों ने लोगों की सहूलत के लिए खोल दिया है। भाई, अगर आपने एंट्री पॉइंट लोगों की सहूलत के लिए खोलना है तो फिर आपका लॉकडाउन तो रह ही ना गया ना। बिल्कुल, फिर उसको लॉकडाउन क्यों कहा जा रहा है? खत्म कर दें। स्मार्ट लॉकडाउन, आपकी अदम दिलचस्पी जो है इससे जाहिर हो रहा है। मुझे पुलिस एहलकार चले वहां पे मौजूद है, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो लोग अनाउंस करते हैं कि इन इलाकों में केसेस हैं, हम स्मार्ट लॉकडाउन के ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, वो ये हुक्मनामा जारी करके खुद क्या सो जाते हैं? होता भी यही है।
आपकी महकमा सेहत करवा रही है ना, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करवा रही है ये सारी चीज़ें। अगर वो इसको फॉलो अप नहीं करेंगी तो पुलिस किस हद तक करेगी आपका काम? पुलिस का जो रवैया है, पुलिस की जो चीज़ें हैं वो सबके सामने आई हैं। 1-2 दिन 4 दिन वो करेंगे, उसके बाद वो रूटीन में आ जाएंगे। यहाँ पर भी यही हुआ कि आपने कनाते लगा दी होंगी, खारदार तारे बैरियर्स लगाकर, साथ में कुर्सी लगाई होगी, छांव पे कहीं बैठ गए होंगे। ये हालात, लोग आ भी रहे होंगे, जा भी रहे होंगे, बस एक नाम का स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा होगा। इसका फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप लोगों को घरों तक महदूद करेंगे। चूंकि इस वबा के फैलने का एक ही रास्ता है, वो यही है कि लोगों का आपस में मेल जोल जो है, अब उसको नहीं रोक रहे, तो फिर मेरे ख्याल में ये बैरियर्स दिखाना या मीडिया पर चलवाना कि कनाते लगी हैं, पुलिस एहलकार बैठे हैं, रास्ते बंद और आके 10-15 दिन बाद ये कह देना कि जी आप ये एक्चुअली दिखाना चाहते हैं ना लोगों को कि आप काम कर रहे हैं, इन इलाकों का डेटा आपके पास मौजूद है, जहां पर केसेस हैं वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। वो स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन इनके पास सिर्फ यही है कि पुलिस एहलकार बिठा देते हैं, कनाते लगा के रास्ता बंद कर देते हैं, उसके बाद उस इलाके को पूछने वाला कोई नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं। हम तो ये देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन, फिर इसका नतीजा जो निकलेगा वो भी सबके सामने होगा, केसेस भी उसी तरह से जो है हमारे सामने आ रहे हैं। मैं अगली खबर यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, ताजिर जो है उनकी जानिब से पुलिस को वार्निंग दी गई है और शुरफा की इज्जत ना की तो नताइज कुछ भी हो सकते हैं। क्या है ये ताजिरों का मुतालबा सिप्रा साहब? ताजिर कहते हैं कि हमें दुकानें खोलने दें, और ताजिरों ने क्या कहना है? ईद उल अजहा आ रही है और ईद उल अजहा पे होगा कि शॉपिंग होगी, जिस तरह ईद उल फित्र का हमने किया और उसका खमियाजा उस शॉपिंग की सूरत में ऐसा हमें भुगतना पड़ा कि आज तक वो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सके। बिल्कुल। और ईद उल अजहा पर भी यही होगा। देखें, आपने बकर मंडियां भी लगानी है, मवेशी मंडियां लगेंगी, लोगों ने खरीदारी के लिए भी जाना है, ताजर बरादरी भी दुकानें खोलेंगी, तो खवातीन जो हैं वो तो बिलखसूस जाएंगी, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने तो अपनी शॉपिंग करनी है ना, उन्होंने अपने कपड़े भी लेने हैं, मैचिंग जूते भी और सारी चीज़ें जो, वो तो आप खातून हैं, आपको ज़्यादा पता है कि क्या क्या चीज़ खरीदनी है। बट बात यह है कि अगर हम लोग समझदारी का मुजाहिरा नहीं करेंगे और सारे हालात देखने के बावजूद, पूरी दुनिया के हालात देखने के बावजूद, सिप्रा साहब अगर अगर हम नहीं करेंगे, मैं आपको कंफर्म ये अगर ही चलता रहेगा, ये अगर चलता रहेगा, ये अगर ही रहेगा, उसकी क्या वजह है कि पुलिस एहलकार गलियां बंद करके बैठ जाएंगे, महकमा सेहत सो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो आकर डीसी साहब अनाउंस कर देंगे हम और भी इलाके सील कर रहे हैं, उसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसे नहीं होगा। लेकिन हमारी आवाम का वो रवैया ही नहीं है कि हमें कोई बात कही जाए और हम उस पर अमल दरामद करें। बिल्कुल। आपने लॉकडाउन किया, कुछ भी नहीं हुआ। शुरू में मार्च का आगाज देख लें, उस वक्त भी लोग सड़कों पर थे, आज भी लोग सड़कों पर हैं, सारी चीजें चल रही हैं स्मार्ट लॉकडाउन। और मैं आपको एक यहाँ पर जबरदस्त चीज ये बताऊं कि अब लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं कि केसेस कम आना शुरू हो गए हैं, कोरोना खत्म हो रहा है। बहुत सारी मार्केट्स मैंने खुद विजिट की हैं जहां पर दूर दूर तक एसओपी को जो है वो फॉलो ही नहीं किया जा रहा। आप बाकी सब चीजें, डिस्टेंस रखना, ये चीजें तो दूर की बात है, मास्क हर कोई अपनी सेहत के लिए पहने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पर आपको ये चीज नजर नहीं आ रही है। अब रियलिटी ये है कि अगर हम कल के दिन की बात करें तो 281 नए मरीज सामने आए हैं, 10 अफराद जान बहक हुए हैं। इस सूरत हाल के बावजूद भी लोग ये समझ बैठे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं है। आगे हमारे पास इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि आपको गैदरिंग भी नजर आएगी, बाजारों में भी रश नजर आएगा, मंडियों में भी रश नजर आएगा। तो एक बार फिर से मेरे ख्याल से वो जो हमने छोटी ईद के बाद सूरत हाल देखी दोबारा होने वाली है। ये उससे गंभीर सूरत हाल हो सकती है। देखें, ईद उल अज़हा पे आपके परदेसी लोगों ने आना है यहाँ सहूलतें देने के लिए। सारे जनूबी पंजाब और दूर मज़ाफ़ात के इलाकों से लोग आएंगे, उनसे लाहौरिये मिलेंगे, उनसे ख़रीदारी करेंगे। बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता लाहौर वाले इस वक्त या तो है ना, वबा तो एग्जिस्ट कर रही है ना, खात्मा तो नहीं हुआ। बिल्कुल। अगर SOPs आप मार्केट में चंद दुकानों में इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे, तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि जहाँ लाखों की तादाद में जानवर होगा, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ रोज़ाना विजिट कर रहे होंगे, तो आप किस तरह कहेंगे कि हम सैनिटाइजर या ग्लव्स या मास्क का इस्तेमाल करवा लेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसका नुकसान किस सूरत में हो सकता है? अगर ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडियों में हम लोगों ने ना इम्प्लीमेंट की SOPs, तो हमें उसका खमियाजा इस सूरत में भुगतना पड़ेगा कि ये वबा जो है आपके दूर दराज और मज़ाफ़ात और कस्बा तक फैल जाएगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। और जिन इलाकों में, जिन शहरों में हमें इतने केसेस पहले नहीं सुनने को मिलते थे, अब क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, व्यापारियों ने भी आना है, यहाँ पर जानवरों की खरीदो फरोख्त भी होगी, वो वापस भी जाएंगे, तो ये खतरा अब हमारे पास जो है ज्यादा बढ़ चुका है। जब कस्बा फैल जाएगा तो आप लाहौर जैसे शहर में लोगों को आप ट्रीटमेंट और इलाज मुआवजा बेहतर तरीके से नहीं दे सके, तो मुझे बताएं, जो एक मज़ाफ़ात का एक गांव होगा, एक कस्बा होगा जिसमें सिर्फ डिस्पेंसरी होगी,
तो उस डिस्पेंसरी में जहां जानवर बंधे होंगे बिल्कुल, तो उसमें आप किस तरह लोगों को ट्रीटमेंट दे सकेंगे। इसलिए हमें हुकूमत तो अपना पत्नी करेगी या नहीं करेगी वो तो नहीं पता, लेकिन अवामुन नास से अपील करना चाहिए हमें अपने प्लेटफॉर्म से, अपने इदारे की तरफ से, कि इस तरह के जो त्यौहार आ रहे हैं इसमें हमें SOPs का जो दामन है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ईद उल फित्र पर हम लोग इसका अमली मुजाहिरा देख चुके हैं और वो खतरनाक मुजाहिरा देख चुके हैं। इसलिए ये ताजर बरादरी क्या कहती है कि ये पुलिस के खिलाफ कह रही है जी हमारे एक ताजर को उठाया गया, तकद्दुस पामाल किया गया, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अच्छा, पुलिस का ताजरों के साथ ये रवैया क्या होगा, ये भी नुकसानदेह है। बिल्कुल, देखें, हुकूमत अगर ताजरों के साथ टेबल पर बैठकर बात करती है तो पुलिस को भी चाहिए कि वो टेबल पर ही बात करे। सही कह रहे हैं आप। अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करेंगे, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो फिर ताजर बरादरी ने कारोबार तो करना ही है ना। बिल्कुल। तो जैसे हुकूमत उनको कह रही है आज तक तो कुछ ना कुछ चले, कुछ ना कुछ हद तक तो हो रहा है ना। बिल्कुल, ये ना हो कि आने वाले कल में कोई बगावत पैदा हो और मुश्किल हालात ताउन होगा। पुलिस वाले अपनी ड्यूटीज अच्छे तरीके से निभाएं, ताजर भी SOPs को फॉलो करें। हुकूमती कार्रवाइयां जो हो रही हैं, जो हुकूमत तमाम तर SOPs बना रही है, जो तमाम तर प्लानिंग कर रही है, वो भी तभी हमें असरअंदाज नजर आएगी जब सभी लोग मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। और सिप्रा साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे ज्यादा अहम किरदार हम लोगों को अदा करना है। हम लोगों ने मार्केटों में भी जाना है, हम लोगों ने मंडियों में भी जाना है, खरीदारी भी करनी है। तो जब हम SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे, गुजारिश आपसे यही है कि जरूर बाहर जाएं, लेकिन साथ ही साथ जो SOPs हैं उनका ख्याल जरूर रखें, तभी हम इससे बच सकते हैं और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को बचा भी सकते हैं। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अहम मसला, बड़ा मसला जो कि हल होने पे नहीं आ रहा, स्कूल अभी खुल नहीं रहे हैं, फीसें मतवातर पेरेंट्स को अदा करनी पड़ रही हैं, लेकिन सिर्फ इस पे ये एक स्टेटमेंट दे देना कि 20% रियायत रहेगी, बहुत सारे स्कूलों में नहीं है। अब उसको किसने यकीनी बनाना है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। जब तक स्कूल बंद है फीसों में 20% रियायत रहेगी, मुराद राज साहब की जानिब से ये कहा गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद कहां पर हो रहा है? अभी तक तो पेरेंट्स हमें शिकायत ही दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। सिप्रा साहब क्या कहेंगे आप? देखें, ये नहीं होना, ये पॉसिबल नहीं है। हर स्कूल मनचाही फीस जो है वो वसूल कर रहा है। किसी ने रियायत दी तो बहुत शुरू में, अब आके जो है उनके अपने मसाइल रजिस्टर्ड करा रहे हैं ना कि किराए देने हैं, टीचर्स को फीसें देनी है, वो किस तरह पूरे करें? देखिए, सूबाई वजीर तालीम को खुद भी याद होगा कि जब ये स्टार्ट हुआ कोरोना, और उस वक्त 1 महीना की फीस जो थी, बिल्कुल, उसमें सब नहीं, चंद स्कूल जो थे उनकी जानिब से ये 20% रायत दी गई और उनको वोचर्स जो है वो कम भेजे गए। बिल्कुल। उसके बाद कोई ऐसी एग्जाम्पल कहीं पर नजर नहीं आई कि किसी जगह पर ऐसा हो कि प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से फीस कम की गई हो या ना ली गई हो। तो ये वजीर साहब को भी पता है कि इन लोगों का कंपटीशन जो है, इन लोगों का रियासत के साथ ये इस तरह की मजबूत चेन बन चुकी है कि आप इनके साथ नहीं लड़ सकते। सिप्रा साहब, हम लड़ नहीं सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ये चीज तो मुज़ायका खेज लग रही है कि 95% शिकायत हल हो चुकी हैं। ये वो कह सकते हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है। अगर वो ये कह रहे हैं तो अपनी जगह पर वो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन जो अमली तौर पर देखा जाए, जो ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए, आप अभी रैंडमली किसी वालिदैन में से किसी एक को आप टेलीफोन लाइन पर मिलाकर पूछें कि वो कितनी फीस दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फीसें ले रहे हैं। हम अपने घरों में अगर देख लें, अपने बहन भाइयों के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं, इस तरह से फीसें जो सारी फीसें सब लोग पे कर रहे हैं। बात यह है कि बयानात से बात नहीं होती। बयानात उस वक्त अच्छे लगते हैं जब अमली तौर पर उस पर आप अमल दरामद भी करवा रहे हो। यहाँ ये हालात है कि आज तक आपने उनके साथ कौन सी मुलाकात की जिस मुलाकात के बाद ये फैसला हुआ कि हम लोग जहाँ पे जितने मुतालबात उनके रखे गए उनमें से कुछ हमने माने, जो रियासत ने रखे उन्होंने माने, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही, और अब भी नहीं होगा। देखें, 1 महीने बाद अब आपने खुद कह दिया कि हमने स्कूल्स खोलने हैं सितंबर के मिड में, तो ये हालात उसी तरह रहेंगे, ये फीसें लोगों को देना पड़ेगी। अच्छा, मुझे यहाँ और वो देते रहेंगे। ये चीज लगती है कि हम फिर कह देते हैं ये माफिया है, माफिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुझे सिर्फ ये बता दें, इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए किसी की ड्यूटीज लगाई गई हैं? किसी ने इस पर ये जो अहकामात जारी कर दिए जाते हैं, कोई ये देखने वाला भी रखा जाता है कि इस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? ये 95% शिकायत हल जो कहा जा रहा है, स्टेटमेंट दी जा रही है, किस बुनियाद पे दी जा रही है? मेरी बात सुने, आपकी जो मजबूत चेन्स हैं, उनके जो ऑनर हैं या उनके जो मालकान हैं वो बाअसर लोग हैं। फिर उसके बाद जो उसमें ज़ेर तालीम जितने भी बच्चे हैं उनके जो वालिदैन हैं वो बाअसर हैं। बहुत कम तबका होता है जिसकी कोशिश होती है कि वो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को वहाँ से तालीम दिलवाए,
महंगे दामों तलीम दिलवा सके। अदरवाइज सरमायाकार लोग जो हैं, जागीरदार जो लोग आपके हैं, अरबपति जो लोग हैं, उनके बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको क्या 20% कम हो या ज़्यादा हो, उनका उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। बात यह है कि इसमें पिस्ता कौन है? आपका जो आम तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, अगर वो लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं तो वो मुश्किल में होते हैं। वजीर साहब को ये बड़ा क्लियर पता होगा कि ना तो कहीं पर फीसें कम हुई हैं, ना कहीं पर किसी ने फीस कम करनी है। उसके बावजूद अगर आप कह दें कि 95% तक है तो ऐसा हो रहा है, तो नहीं है। देखें इसी स्टेट में आपने कहा था किसी जिले में आप जाएं तो ईओ एजुकेशन के पास जाएं, इसका क्या मतलब है कि आपके मज़ाफ़ात में भी जहां पर हैं वहां पर भी लोग ले, लाहौर में तो ले ही रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। आपके मज़ाफ़ात के इजला जो हैं वहां पर भी यही हालात है। इसका क्या मतलब है कि आप उस एसोसिएशन के साथ आप किसी हद तक कोई ऐसा नतीजा नहीं निकाल सके जिसके बाद वालिदैन को यह सहूलत मिले कि आप फीस कम दें। अच्छा, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। हम लोग कोरोना वायरस की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट्स का किराया छोड़ दिया, जिन्होंने दुकानों का 1-2 महीने का किराया छोड़ दिया, इस बात पर क्योंकि कारोबार तो हुआ नहीं, दुकानें बंद पड़ी रही। इसी तरह अगर आपके स्कूल्स बंद रहे, ठीक है, गर्मी की छुट्टियों से पहले बंद हो गए, अगर बंद रहे तो उस दौरान अगर आप 20% कम कर, अव्वल तो आपको लेनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अगर आपने ले, अच्छा फिर देखे ना, आपने फैकल्टी की तनख्वाहें भी कम कर दी। दूसरी तरफ बिल्कुल आप एक तरफ पूरी फीस भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनकी फीस आप उनकी तनख्वाहें भी कम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हुकूमत की कहीं पर रीट नहीं है। आप बयानात देते जाएं, अवाम खुश होती जाएगी, जिसको ग्राउंड रियलिटी का पता है और वो इसी तरह का जवाब देगा। मसला यही है कि जिसने जिस तरह चलना है वो उस तरह चलेगा, और हम ये कह देते हैं अल्टीमेटली कि माफिया बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इस तरह के ट्वीट आपके सामने आते रहेंगे कि 95% शिकायत हल कर ली हैं। कहाँ हल की हैं ये हम हमेशा ढूंढते आए हैं, ढूंढते रहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल शहर का दौरा, नकासियाब के लिए वासा अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत जारी की गई हैं। ये जो ये तस्वीर मैं देखती हूँ, ये जो फुटेज मैं देखती हूँ, फिर मुझे रिलेट करना पड़ जाता है, याद आ जाता है साबिक दौर जिसमें शहबाज शरीफ साहब ऐसे दौरा करने निकलते थे और सिप्रा साहब अब तनकीद का उनको निशाना बनाया जाता था। जिस जिस जगह पे तनकीद की गई है उसी डगर पे ये हुकूमत खुद चलती नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? कोई फायदा होने वाला है? देखिए, पता नहीं इस वीडियोस में उन्होंने बूट शूट पहना भी है, उतरे भी हैं कि नहीं। शहबाज शरीफ साहब का तो उतनी बारिश नहीं हो रही थी। अच्छा, इतनी बारिश नहीं तो फिर मेरे ख्याल में एंजॉय करने के लिए निकले। जहां से इनकी गाड़ी जा रही है उस पे भी देखें आप अगर स्क्रीन से, तो आपको कहीं पर पानी नजर नहीं रहा, बड़ी क्लियर आपको। ये मुझे लगता है कि कहीं गुलबर्ग का कोई एरिया होगा, या वहां से ट्रेवल कर रहे हैं, या जे रोड या ये वाला एरिया या किनार रोड होगा जहाँ से आप जा रहे हैं बड़े आसानी से, जहाँ कोई पानी नहीं। मौसम एंजॉय करने के लिए आप निकले हैं बुज़दार साहब, तो चलो ठीक है। बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि हम लोगों ने लोगों को सहूलतें देनी है, वासा ने काम करना है, तो अभी पता चल जाएगा। अभी देखें, अभी तो मानसून स्टार्ट ही नहीं हुआ ठीक से। मानसून होगा, गली मोहल्ला आपके सड़कें ज़ेरे आब आएंगी, नकासी आपका सिस्टम आपको पता चलेगा क्या हालात बनते हैं। लेकिन इस तरह करके आप खबरें चलवाएं, इस तरह करके, और फिर अपोजिशन और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि माजी में शोबाजी होती थी, अब शोबाजी नहीं, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है? मैं वही कह रही हूँ, ये कौन सी तरक्की? बिल्कुल, और ये उसी तरह की जो जिसको शोबाजी कहा जा रहा है, उसी तरह से शहर में एक दौरा ही किया जा रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दें, दावे हमेशा वासा करती है, लेकिन नकासियाब के इंतजाम बार बार वही पॉइंट शहर लाहौर के मुमकिन नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आपने ड्रेन का जितना सिस्टम है आपने उसको अपग्रेड नहीं किया। उसके बाद आपके जो जितनी ड्रेन सिस्टम है उसकी सफाई सुथराई का काम मुनासिब नहीं होता। हमारे लाहौर शहर के जितने भी मानसून सीज़न आए उनको अगर बचाना है तो आपके जो नाले गुजर रहे हैं उनकी अगर सफाई होती रहे, उनको बेहतर तरीके से चलाया जाए, तो फिर तो आपके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अदरवाइज अगर चाहती जिस तरह की आजकल बारिशें हो रही हैं, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 10-12 घंटे होकर रुक जाती हैं। अदरवाइज ये 2-3 दिन अगर मुसलसल हो गए तो लाहौर शहर के हालात माजी में जिस तरह होते रहे यही हालात होगा। फिर जिस पे बुज़दार साहब जिस गाड़ी पे जाते हैं, ये मेरे ख्याल में जितना भी पानी भर जाए सिवाय लक्ष्मी के किसी कहीं और जगह बंद होने वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। बुज़दार साहब ने जाना है तो कोई आप कल्टस पकड़े, कोई कैरी डिब्बा पकड़े ना, उस पर जाएं, या मोटर बाइक पकड़े, आपको पता चलेगा पानी में अगर गाड़ी बंद हो तो मुश्किल क्या होती है। सही, ठीक है ना। देखें बच्चों के साथ उन्होंने करनी, उन्होंने सिर्फ अवाम के लिए काम करना है, तो देखेंगे आगे अवाम के लिए क्या काम हो रहा है। ये जो दौरे हो रहे हैं 2 साल की था, दसो
ये तो अब उन्होंने कहा है ना, नहीं आप बताएं ना की हकीकत सबके सामने है, बताने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर बार बार मैं तो वही कहती हूँ कि आईना दिखाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हमें सच तो बोलना पड़ता है, आईना दिखाना पड़ता है, और हम वही चीज दिखाएंगे जो कि अवाम के साथ हो रहा है। तो ये दावे, ये दौरे किस हद तक फायदेमंद होंगे ये जरूर हम आगे भी आपको बात सुने। ये आपके सीएम साहब रात के निकले हैं ना, इनको दाता साहब की सराउंडिंग में फुटपाथ पर सोए लोग नहीं नजर आए? बिल्कुल। इनको गुलबर्ग के इलाके में फुटपाथ पर सोए हुए जो फैमिलीज हैं बेघर, वो नहीं नजर आई? इनको चौक चौराहा में सोए हुए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। मुझे तो ये बहुत, क्योंकि आपको अपने बचपन की चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं, आप चीजों को रिलेट करना शुरू हो जाते हैं। वो जो एक खुशी होती थी जानवर खरीद के आप गली मोहल्ले में लेके फिर रहे हैं, शहरी कुर्बानी का बैल नहलाने सर्विस स्टेशन पहुंच गया। और अब मेरे ख्याल से कोरोना की वजह से हर किसी की कोशिश ये होनी है कि वो अपने जानवर की जैसे ही खरीदे तो उसको फौरन नहलाने पहुंच जाए। क्या कहेंगे सेपरा साहब? देखिए इसी तरह है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी क्या है कि आपने खूबसूरत जानवर की खरीदारी करनी है, आपने पसंद का। यहाँ अक्सर होता है कि व्यापारियों से जब आप लोग उसका रेट तय कर रहे होते हैं तो उस वक्त व्यापारी भी यही कहते हैं कि पसंद का जो है वो आप कीमत लगाएं। पसंद की कीमत होती है, जानवर की कीमत नहीं होती। और आपने ठीक कहा कि बचपन हो या अभी बड़े भी देख लें, आप जानवर जब आप खरीदते हैं आप उसको मोहल्ले में रखते हैं, गली में, और बच्चों के लिए तो वो एक ईद का समा पहले ही बन जाता है। उनको खिलाना पिलाना सैर करवाना, ये सारी चीजें। यहाँ देखें कि आपने कोरोना वायरस के साथ इसको रिलेट किया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जानवर की खरीदारी करने के बाद लोग नहलाएंगे, चाहे घर पर नहलाएं, पहले भी नहलाते हैं, इसमें नहीं है। कटिंग भी होती है बाकायदा और उसकी सफाई सुथराई का ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन ये इसलिए हो गया कि एक चीज हमारे साथ चल रही है, उसके साथ एक जो बैल है आप उसको नहलाने चले गए और उसको आपने शैम्पू किया है, और शैम्पू करने के बाद मेरे ख्याल में जब पहुंचे होगा फिर बारिश में बेचारा गंदा हो गया होगा, फिर मालिक को ख्याल आया होगा कि मैं वापस ले जाऊं, फिर नहलाने चला जाऊं। बात यह है कि इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम इसमें जो हमें नतीजा अखज़ हो रहा है, जो जिस नताइज पर हम लोग जा रहे हैं वो ये है कि जिस वबा का आज हम लोग जिससे गुजर रहे हैं उसके लिए ऐसी चीजें करना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शौक भी होगा, आपका एक एंजॉयमेंट भी होगी, आप ये सारी चीजें कर भी रहे होंगे, आपको फील भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन बराह रास्त उसका फायदा हमारी बहुत सारी कम्युनिटी को हो रहा होगा, आपके अपने घर वालों को हो रहा होगा जहां आपने इस जानवर को बांधा होगा। इसलिए ये इकदाम हमें करना चाहिए। और देखें अब कोरोना वायरस की वजह से हम लोग पहले भी जिस तरह बात कर रहे हैं कि 16-17 दिन रह गए हैं, बिल्कुल अभी शहर में वो रौनक बनी बिल्कुल नहीं है। नहीं तो हम इस टाइम में देखते थे कि गली मोहल्लों में बाहर हर किसी ने अपने जानवर लेके बांधी होते थे, अब तो कहीं पे भी दूर दूर तक देखो ना, कोशिश यही होती है कि आप अगर पूरा साल उस जानवर की खिदमत नहीं कर सकते तो कम से कम 2 हफ्ते 20 दिन महीना आप उसकी खिदमत कर लें, अल्लाह की राह में कुर्बान करना आपने, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आपने करनी है। तो वो वजह सिर्फ आपका कोरोना वायरस ही बन रहा है कि अच्छा। फिर उसके बाद देखें अभी तक आपकी गवर्नमेंट ने कोई क्लियर बात नहीं की, बिल्कुल, क्योंकि जिस इलाके से मैं हूँ बहुत सारे लोग वहां से भी जानवर लेकर लाहौर आते हैं और वो पूछ भी रहे होते हैं बिल्कुल कि लाहौर में मंडियों के हवाले से क्या डिसीजन हुआ है, अभी तक क्लियर कोई डिसीजन भी नहीं हुआ, कोई क्लियर डिसीजन नहीं आया। बस यही पता चला कि 12 मंडियां लगनी और हमने साइट्स उसकी मुख्तस कर ली है, वहां पे इंतजाम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने लगानी है तो मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट को अनाउंस कर देना चाहिए। बिल्कुल सही, अब अनाउंस कर देना चाहिए। टाइम पे करेंगे तो फिर एकदम से रश होगा तो फिर वो चीजें मुश्किल हो जाए। आप अगर 10 दिन पहले लगाते हैं तो आप आज मेरे ख्याल में कोई 15 दिन पहले लगा दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फिर ये भी होगा ना, फिर लोग जाएंगे सैर करके वापस आ जाएंगे, उसका हमारे यहाँ मनफी पहलू जो है वो सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि हमने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है। ये करूंगी कि वो जो हम विंडो शॉपिंग के लिए और बच्चों को साथ लेके जाते हैं नहीं जाना चाहिए, हौसला शिकनी, इवन खवातीन जाती हैं उनको रुकना चाहिए, बिल्कुल बच्चों को घर पे रहना चाहिए, बुजुर्गों को घर पे रहना चाहिए, बड़े जाएं। मेरे ख्याल में हर घर में से गवर्नमेंट तो कह रही है कि 2 बंदे जाए, मैं कहता हूँ 1 बंदा भी जाए तो काफी है। बिल्कुल आपने सही कहा, 1 बंदा जाए अपनी पसंद का ले आए जानवर लेकर आए, खरीदें और फिर इस तरह से उसकी आओ भगत भी करें, उसको नहलाएं भी। और एक वो जो मुकाबला है हुस्न होता है ना, मुझे याद है अच्छी तरह से गली मोहल्ले में हम देखते थे कि सबसे अच्छा जानवर सजाया किसने हुआ है, तो हर किसी की कोशिश होती थी कि जानवर को मैक्सिमम चीजें वो जो जानवरों की स्पेसिफिक होती हैं वो पहना के तो सबसे अच्छा जानवर हमारा लगे। खैर अब हमें बच्चों के लिए भी एहतियात बरतनी है, खुद भी एहतियात बरतनी है। ऑब्वियसली सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हमने जरूर करनी है, लेकिन साथ ही साथ एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अगली खबर की तरफ जाएंगे। हेल्थ केयर
प्रोहिबिशन का ताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन और 51 मराकज़ को सरबमोहर किया गया है। ये कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करते रहते हैं, जिस पर कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन इनका मुकम्मल खात्मा नामुमकिन है। सिप्रा साहब, क्यों है? मुमकिन है अगर आप इसकी बाकायदा उसको फॉलो अप करें। महकमा सेहत का इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने कार्रवाई की, उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग अदालतों में चले जाते होंगे, अदालत से वापस आकर फिर क्लिनिक खोल लेते हैं, कहीं ना कहीं से इनको रिलीफ मिल जाता होगा, या फिर महकमा सेहत खुद ही इनको रिलीफ देती होगी कुछ दिन की सजा देने के बाद। ये वही लोग हैं जो दोबारा वही अपना कारोबार करते हैं। इनको अगर किसी कानून के तहत सजा दी जाए और इनको सील करके बंद किया जाए और मुकम्मल खात्मा किया जाए, सील की हद तक ना रखा जाए, तो फिर तो हालात ठीक हो सकते हैं। अगर लाहौर शहर में ये हालात चल रहे हैं तो मज़ाफ़ात में, गली मोहल्ले में, आपके गांव कस्बा में क्या सूरत हाल होगी, इससे कहीं ज्यादा होंगे जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जहाँ पर ना तो हमने भारी जुर्माने रखे हैं, ना ही हम लोगों को मुकम्मल तौर पर जो है वो सजा देकर एक वो कहते हैं ना निशाने इबरत बना के लोगों को दिखाते हैं कि अगर ये किया गया तो ये कार्रवाई होगी। ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, तो हम देखते हैं कि लोग इस चीज़ को जो है वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जिसने जो करना है वो करता रहता है। आप इस तरह की एक दो कार्रवाइयाँ देखते हैं और ये काम चलते रहते हैं। देखिए वही कह रहा हूँ ना, हमारे पास कानून साजी हो और सख्त कानून हो और जजा सजा का अमल हो तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करेगा। जिस तरह आपने कहा कि एक बंदे को हम मिसाल बना दें और निशाने इबरत बना दें और उनको कानून के कटहरे में लाकर सजा दिलवा दें कि आपने ये जो काम किया है इसकी वजह से गांव क्या नुकसान हुआ है, पब्लिक का क्या नुकसान हुआ है, अवामुन्नास को किस तरह नुकसान पहुंचा है और आप किस तरह जिंदगियों के साथ लोगों की खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे संगीन जुर्म नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपने कानून साजी करनी ही नहीं है, बिल्कुल। आपने तो गाड़ी में बैठ के मौसम एंजॉय करना, तो फिर क्या फायदा है इस क्रैकडाउन का, ये इनको पकड़ने का। बात यह है कि प्रैक्टिकल जब आप नहीं करेंगे, अमली मुजाहिरा किसी चीज का नहीं होगा, उस वक्त तक आप जो मर्जी कर लें, कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कानून नहीं है तो कानून साजी नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज देखे कितना अर्थ हो गया कहता है डॉक्टर जो आपने पकड़े हैं, हमेशा पकड़ा जाता है। कोरोना में देख लें वो आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको स्टीम दे रहे थे और कह रहे थे कोरोना का इलाज 1000 रुपए आप दें, और हमने बहुत सुनी कि ये वाली दवाई जो है कोई सजेस्ट कर रहा है, उस पर भी आपने कार्रवाइयां करना शुरू की, लेकिन उसका फिर वही बात आ जाती है क्योंकि फॉलोअप कोई नहीं होता। आपने एक आधी कार्रवाई की और उसके बाद लोगों ने जो करना है, इवन ये भी देखा गया है कि यहां से कार्रवाई करके जाते हैं, दोबारा 10 ही मिनट बाद वो ऑफिस जो है या वो क्लिनिक जो आपको खुला नजर आता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने अगर आपने सेहत महकमा सेहत की हद तक अगर उसको आपने छोड़ देना, बाद लोग जो है अदालतों में चले जाते हैं, अदालतों से निकल जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके बाद अल्टीमेटली जब आप उनको कानून के कटहरे में नहीं लाएंगे तो फिर यही हालात होंगे और फिर इसी तरह सिस्टम हमारा जो है वो चलता रहेगा। एक ये रीजन है कि करार वाकई सजा नहीं दी जाती, सेकेंडली आप उसका फॉलोअप ऑपरेशन नहीं करते, तो ये वाकयात इसी तरह से रहते हैं और आगे भी इसी तरह से रहेंगे जब तक इसका कोई प्रॉपर हल नहीं निकाला जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शहर लाहौर का बहुत बड़ा मसला, और वो है ट्रैफिक का मसला, जिसको हम देखते हैं कि बहुत ही खुश उसलूबी से अंजाम दिया भी जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पे जब ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, शहर में बारिश हो जाए, उसकी वजह से भी ट्रैफिक के मसाइल आपको देखने में आते हैं, सुस्त रवि का ट्रैफिक शिकार हो जाती है, कहीं एहतजाज हो रहा हो तब भी ट्रैफिक के मसाइल देखने में आते हैं। इसके साथ साथ शहर में हम देखते हैं कि कुछ हमारे रोड्स ऐसे हैं जहाँ पर तजावुजात का मसला है, जहाँ पर दीगर मसाइल हैं, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जो है वो हमें कहीं ना कहीं जाम नजर आती है। आगे ईद आ रही है, उसके लिए भी ट्रैफिक प्लान क्या होगा, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इसमें शहरियों का ताउन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्लानिंग बहुत मैटर करती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद साहब, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, बड़ा शहर है, बड़े मसाइल हैं, उसको हल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो कैसे देखते हैं इस चैलेंज को? चैलेंज कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती विच इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और अगर आपकी नीयत साफ है तो ये जितनी आपने इश्यूज हाईलाइट किए, तो चैलेंजेस तो हर फील्ड में हर जगह होते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है और आप नेक नीयती से काम करें तो अल्लाह ताला की गायबाना मदद भी शामिल हाल होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मिलजुल कर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वी हैव ऑलरेडी मेड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक प्लान फॉर दैट, और इसमें कोशिश है, इट्स अ ऑन गोइंग और अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, और वो चल रहा है जी।
सही। अब ये सिलसिला जहां पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चल रहा है, वहीं पर ये चीज़ ऐसी है कि शहरियों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब मैं शहरियों के ताउन की बात कर रही हूँ तो रिसेंटली एक वाकया हमारे सामने आया जिसको हम सभी ने अपनी स्क्रीन्स पर दिखाया, और दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह के वाकयात की हौसला शिकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेरे पॉइंट तक पहुँच चुके होंगे। खातून की जानिब से जो हमने देखा, गम और गुस्से का इजहार किया गया, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया। ट्रैफिक वार्डन के साथ जो एक फुटेज हमने देखी खातून के झगड़े की, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, मंजर आम पर आई। दिखाने का मकसद क्या था? वो ये था कि हम सबको इससे सीखना है। ये लोग जो कि रोड पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, गर्मी सर्दी बारिश की परवाह किए बगैर, और फिर इस तरह के हालात में जब कोरोना वायरस है, इन लोगों ने सब लोगों को जो है क्लोज कांटेक्ट भी आपका रहता है, बातचीत भी करनी है, लोगों को बताना भी है कि उन्होंने किस तरह से रूल्स को जो है फॉलो करना है। इन लोगों के साथ ये रवैया रखना मेरे ख्याल से बहुत ही नाइंसाफी है। सीटीओ साहब, कैसे देखते हैं आप इस मामलात को? इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वो नहीं होना चाहिए था। और इससे हमें ओवरऑल सोसाइटी के ट्रेंड्स का भी पता लगता है कि हमारी सोच किस तरह है और हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम किसी भी एक इंसिडेंट को जनरलाइज करके पूरी सोसाइटी पे अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं, आप यकीन करें। पिछले दिनों भी एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर हमारे एक फौजी जवान खड़ा था, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े थे, और दो बच्चे आते हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन, वो आके फूल उनको पेश करते हैं वहाँ पे आके। जब हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, उनको वायलेशंस पे चेक कर रहे हैं, वहीं पे जब हम मास्क पहना रहे हैं पब्लिक के रोड यूजर्स को, तो वहाँ पे आप यकीन करें कुछ वीडियोज़ आई जहाँ पे पब्लिक के आदमियों ने, मोटरसाइकिलिस्ट ने सल्यूट किया हमारे वार्डन्स को। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि पानी की बॉटल्स भी प्रोवाइड करते हैं, उनको अम्ब्रेलाज भी प्रोवाइड करते हैं आके। लेकिन एट द सेम टाइम वो वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती। लेकिन जो नेगेटिव कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसको प्रोजेक्शन भी ज़्यादा मिलती है, वो आती है। लेकिन अगर उसका मकसद यही हो जो आपने बताया कि इस्लाह करनी, बिल्कुल, तो ये अनफॉर्चुनेटली हम लोग के जो इखलाकी इक़दार हैं वो कम हो रही हैं। और अगर इसी को एज अ केस स्टडी लिया जाए तो जितना मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, शी इज़ एन एजुकेटेड लेडी, फैमिली एजुकेटेड है, और कोई भी घर वाले या पेरेंट्स बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं देते बिल्कुल। तो एट टाइम्स ये होता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बंदा उस टाइम पे किस जहनी कैफियत से गुजर रहा होता है, घर में कुछ सोशल इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट आपका, और उसकी वजह से कितनी हिद तक होती है पूरी फैमिली को। तो ये हमें सोचना चाहिए कि नॉट ओनली ट्रैफिक वार्डन। अच्छा, मतलब मैं तो इस चीज़ को आपकी सल्यूट पेश करना चाहूँगी। मुझे लग रहा था आपके एंड से गमो गुस्से का इजहार किया जाएगा, ये कहा जाएगा हमारे वार्डन्स खड़े ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों के ये रवैये। तो आपने इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से बयान किया है। वाकई ये चीज़ है कि सब लोगों के ये रवैये नहीं है, बीच में हमारे मुआशरे में एक दो लोग हैं जो कि इस तरह के रवैये रखते हैं, और फिर अनफॉर्चुनेट ये होता है कि आपको अफसोस भी होता है, खुद उनकी अपनी फैमिली को भी अफसोस हो रहा होगा। जी, बहुत सारे क्राइम्स भी हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, हम देखते हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीके कार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कानून है, वो हरकत में आता है। इसकी मिसाल ली जाए, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो एफआईआर हो गई, इट्स अ ड्यू प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे थाना गुलबर्ग की वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और आप यकीन करें, मैंने पर्सनली ना प्रोब किया कि उसकी क्या फैमिली है, क्या बैकग्राउंड है, मुझे पता लगती रही चीज़ें, बट मेरे लिए वो इमटेरियल है चीज़। मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर मेरे ट्रैफिक वार्डन से ज़्यादती हुई और जो उन्होंने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, जो बुर्दबारी उन्होंने दिखाई, और उनको मैं आफरीन है उनके ऊपर, और उसके लिए मैंने दोनों अपने ट्रैफिक वार्डन, एक अमजद है और एक फुरकान, उन दोनों को मैंने कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं और उनको मैंने कैश रिवॉर्ड भी दिया है, जस्ट टू इनकरेज अदर्स कि इस तरह की कोई चीज होती है तो हमें। अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूं सीटीओ साहब, बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन ऐसे हैं जहां पर हमें वो भी गमो गुस्से का इजहार करते नजर आते हैं। तो जब इस तरह से इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा, जो मिसाल बनते हैं वो लोग भी कुछ सीखेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अच्छे काम पर लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। अब बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अक्सर हमें शहरियों के साथ लड़ाई झगड़े करते नजर आते हैं, उनके लिए काउंसलिंग वगैरह का कोई इंतजाम किया जाता है? उनको जो है टाइम टू टाइम बताया जाता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज किस तरह से निभानी है? जी बिल्कुल, हमारा काउंसलिंग सेशंस होते हैं और मैं एज अ सीटीओ माय डोर्स आर ओपन। मैं जब आया, बट ऐसे हालात हो गए, ओवरऑल ही हालात चेंज हो गए कि वर्किंग डायनामिक्स चेंज हो गई सारे डिपार्टमेंट्स की। मैं जब आया, आते साथ ही PSL का चैलेंज था जस्ट आफ्टर 2 days, उससे ख़त्म हुआ, कोरोना स्टार्ट हो गया, तो हम नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग से बाहर निकल गए।
उसमें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि लोगों शहरियों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाए, अपने लोगों की सेफ्टी को। लेकिन मैंने आके अपने लोगों से किया और हमारे रेगुलर काउंसलिंग सेशंस होते हैं। एटीट्यूडनल चेंज के ऊपर आईजी साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है और उसके ऊपर हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में, से पहले ज़िला जेल में तैनात था, तो वहाँ पे आप यकीन करें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, एटीट्यूडनल चेंज के ऊपर बात होती है। तो उससे बाय एंड लार्ज जो आप पुराने चंद साल पहले की पुलिस देखें और अभी देखें तो उसमें बहुत बतदरीज उनके कॉन्डक्ट में पढ़े लिखे लोग आए हैं, हमारे इंडक्ट हुए हैं। डॉल्फिन्स की मिसाल ले लें, बाकी यूनिट्स की मिसाल ले लें, तो बेहतरी आ रही है जी। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कहते हैं गुंजाइश आपके पास हमेशा होती है, चीजें आपके पास परफेक्ट कभी नहीं होती, कुछ खराब होता है तभी आपको सीखने का मौका भी मिलता है। अब ये एक न्यूज मेरे सामने, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। सजा जजा के लिए ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। अब ये पॉइंट सिस्टम क्या है, हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। जी हाँ, किसी भी इदारे को चलाने के लिए या हमारा जो दीन का भी कॉन्सेप्ट है, सज़ा और जज़ा, अच्छा काम करें तो आपको पैट किया जाए और अगर आप कोई गलती करें तो आपकी सर्जनिश की जाए। तो ये हमारे दीन में भी है और हर डिसिप्लिन और इसकी इंपॉर्टेंस हमारे यूनिफॉर्म सर्विस में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अंदर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि हमारे ट्रैफिक वार्डन, जिस तरह आपने बताया कि इतनी टफ ड्यूटीज़ करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को कैसे गेज किया जाए। तो उनको गेज करने के लिए हमने अपने ऑफिसर्स की मशावरत के साथ मैंने आके इनसे मीटिंग्स की और हमने तमाम उनकी सर्विसेज को देखा और हमने KPIs मुरतब किए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम कह लें या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कह लें, तो उसमें हमने देखा कि हम उसको कैसे गेज करें कि अच्छे और बुरे का फ़र्क और तमीज़ हो सके। सही। जो अच्छा काम करे उसको हम रिवॉर्ड्स दे सकें। तो उसके अंदर हमने देखा कि अगर रोड पे कोई खड़ा है और कितनी वायलेशंस को चेक कर रहे हैं वो, इट इज़ नॉट चलानिंग ओनली, इट इज़ एजुकेटिंग पीपल, इट इज़ चलानिंग पीपल और वायलेशंस को चेक करना हमारा मकसद है कि हमारे लोगों की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। वो है उनका ओवरऑल कॉन्डक्ट क्या है, उनका डिसिप्लिन कैसा है, उनका टर्न आउट कैसा है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, जो आपने बिहेवियर की बात की कि उनकी डीलिंग कैसी, इनके ऊपर हर एक पे पॉइंट्स हैं। हमारे सर्कल वाइज ये हमारी डायरीज बनेंगी, ठीक है, डिविजनल एसपीज के पास आएंगी, वो मुझे भिजवाएंगे और हम बेस्ट परफॉर्मेंस निकालेंगे अपने मंथली जो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें अच्छा लगेगा कि कौन काम कर रहा है और उनको रिवॉर्ड्स देंगे। एट द सेम टाइम इसमें ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स के साथ नेगेटिव इंडिकेटर्स भी हैं। नेगेटिव इंडिकेटर्स क्या है कि अगर पब्लिक के किसी बंदे ने शिकायत की है कि उसने मिसबिहेव किया मेरे साथ, हम इंक्वायर करें, अगर इंक्वायरी में वो प्रूव होता है तो उनके उस प्लस में से नेगेटिव मार्किंग होगी, उनके पॉइंट्स माइनस होंगे। करप्शन की कोई एलिगेशन होगी तो मैक्सिमम डिडक्शन उसके अंदर है। तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स में से नेगेटिव निकलेंगे तो हमारा एक स्कोर आ जाएगा, उसके ऊपर मैं गेज कर सकूंगा कि हमारा कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, उसके मुताबिक उनको हम रिवॉर्ड कर सकेंगे। बिल्कुल, आई मस्ट अप्रिशिएट। इस तरह की चीजें जो होंगी, टाइम टू टाइम चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, तो जितने भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको भी पता होगा मॉनिटर किया जा रहा है, उनको रिवॉर्ड भी मिलना है, या अगर काम नहीं किया जाता तो उनको सजा भी मिलनी है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ई पेमेंट सिस्टम जो है ये आपने मुतारिफ कराया, कुछ इसका फायदा भी हुआ है? शहरी इससे चालान जमा करा रहे हैं? जी, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसका फ़ायदा सबसे पहले ये हुआ है कि एज़ ऑफ नाउ हम लोग जब भी बात कर रहे हैं, आने से पहले मैंने अपडेटेड स्टेटस लिया है। ये जो ई पे सिस्टम जो हमारा है PITB के इश्तराक से हमारा बना और इसके ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आए हैं। अभी आप जब बैठ के बात कर रहे हैं तो 2,87,718 लोग 237,000 पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट, जो पहले जाके नेशनल बैंक की लाइनों में लगते थे और वहां जाके धूप के अंदर, बारिश के अंदर, और पब्लिक हॉलीडे हो तो आपका चालान जमा नहीं हो सकता था। बैंक आवर्स के बाद आप गए हैं तो आपका चालान जमा नहीं हो सकता था। ये एक स्टेप है, चालान जमा हो गया। सेकंड स्टेप था कि आप अपना डॉक्यूमेंट रिट्रीव करेंगे। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल बहुत आसान होगी। वो किस तरह कि इसकी प्रॉब्लम क्या होती थी, एक बंदा आउट ऑफ स्टेशन आया, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल, इस्लामाबाद से एक फैमिली आई है किसी खुशी पे या गमी पे, उनका चालान हो गया, उनका ID कार्ड रख लिया या गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रख लिए, तो वो मेंटली उस स्टेट ऑफ माइंड में चला गया कि कहाँ जमा कराऊंगा, बैंक बंद हो गया, अगले दिन वापस जाना है, फैमिली है, एंगेजमेंट है, तो बहुत ज़्यादा हैसल होती थी। अभी इस सिस्टम का क्या फ़ायदा है कि आप वन लिंक की किसी भी ब्रांच के ऊपर जाके किसी भी ब्रांच के ऊपर पे कर सकते हैं, ATM से पे कर सकते हैं, ईजी पैसा, मोबी कैश, जैस कैश, जोंग कैश, अभी TCS को भी इंक्लूड कर दिया उनकी ब्रांचेस में, प्लस ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपका चालान होता है, आपको डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत नहीं है। और हम एजुकेट भी उनको करते हैं। आप वो साहब कहते हैं अगर किसी वायलेटर है कि आप मेरा डॉक्यूमेंट ना रखें, मैं चालान पे कर देता हूँ, वो ऑनलाइन पे करे
और वहीं से सिस्टम में अपलोड हो जाता है और वो चला जाता है। सेकंड फ़ायदा क्या हुआ, अगर इनकेस डॉक्यूमेंट उसने जमा करा दिया है और हमारा ट्रैफिक वार्डन के पास उसी वक्त ही वो आ गया है कि मैंने अपना फाइन पे कर दिया है, तो वी हैव एन 18 डिजिट PSID कोड। उसको हमारे वार्डन के पास एप्लीकेशन है, वो उसके ऊपर एंटर करता है, स्टेटस पता लग जाता है रियल टाइम के पेड है या अनपेड। अगर पेड होगा तो वहीं पे डॉक्यूमेंट ले जाए, उसको अगले दिन सेक्टर ऑफिस में जाके ख्वारी नहीं करनी पड़ती। तो बहुत ज़्यादा सहूलत है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हमारी ई इंटरवेंशंस हो रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है ये, जिसका CM साहब ने प्रताप अब इसको शहरियों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन तो पहुंच रही है, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कोई ऐसी कैंपेन या फिर आपकी कोई वेबसाइट जिस पर ये शहरियों को तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दी जाती है? जी, हमारी रास्ता ऐप है जिसके 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो यूज़ करते हैं हमारी। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ, पूरे पंजाब पुलिस के जितने पेजेस हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की पेजेस पे होती है। पिछले दिनों एक सर्वे भी हुआ जिसमें हमने कंपैरिजन किया, उसमें सबसे ज़्यादा लोग एंगेज करते हैं हमारी वेबसाइट को। सही। तो उसके थ्रू भी हम आगाही दे रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आगाही दे रहे हैं। सही। अब शहरियों का ताउन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक शिकायत जो हमेशा शहरी करते हैं, ये तो चले आसान तरीका आपने बना दिया चालान पे करने का। चालान शहरी कहते हैं बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, और फिर कुछ शहर लाहौर की मखसूस शाहराएं हैं, लोग कहते हैं वहाँ पे आप चले जाएं, आपका चालान ज़रूर होना है। क्यों है ऐसा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब से ये कोविड, ये हमारा ये कोरोना का जो प्रॉब्लम आया है एपिडेमिक, उसके बाद से हमने चलानिंग बहुत हद तक रिड्यूस कर दी है। हमने चलानिंग सिर्फ मेजर वायलेशंस पे रखी हुई है। सही। हेलमेट्स पे आपने देखा होगा आजकल हम फोकस नहीं करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ट्रैफिक वार्डन्स का भी कम से कम एक्सपोजर हो, पब्लिक का भी कम से कम हो। हमने फोकस डाइवर्ट कर दिया ऑन नॉट पुटिंग ऑन मास्क, क्योंकि लोगों की सेफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमने कर दिया। हमने 144 की जो खिलाफ वर्जियाँ होती थी लॉकडाउन में, उसके ऊपर फोकस किया। मेजर वायलेशन में सिग्नल जंप करना, ठीक, उसके बाद 1 वे की खिलाफ वर्जी करना, या रेकलेस ड्राइविंग करना, कोई ऐसी चीज़ जिसमें किसी की इंसानी जान को खतरा हो, उस पर हमने फोकस किया हुआ है। अभी माल की मिसाल ले लें, बिल्कुल। माल रोड एक हमारी मॉडल रोड्स के अंदर से इट्स वन ऑफ द रोड। यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग लेन मार्किंग्स, हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग्स, लेन डिसिप्लिन, उस पर फोकस करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ना आपको मैं हल्फन कह सकता हूँ कि हमारे ना कोई टारगेट्स होते हैं, ना इसमें हमारा कोई एडवांटेज होता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, अगर वायलेशन के ऊपर, और अगर कोई वायलेट कर रहा है तो वी नीड टू चलान। अगर किसी ने ओवर स्पीडिंग की है, सिग्नल जंप किया है, आजकल हमने कैंपेन शुरू की हुई है नंबर प्लेट्स के ऊपर। कोई अगर गैर नमूना लगाएगा या उसने टेम्परिंग की होगी कि सेफ सिटी के कैमरा से बच जाए, तो ऑब्वियसली वी विल स्टॉप हिम एंड चलान हिम। ये वो चीजें हैं जिसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, और हमारे शहरी ऐसे हैं कि जब तक फाइन्स ना किए जाए, चालान ना किए जाए, तो हम तो सुधरने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा ये चीजें करनी पड़ती हैं आपकी सेफ्टी के लिए, दूसरों को बचाने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? मैसेज ये देना चाहूँगा जी कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बने, कवानीन का एहतराम करें और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। इसी तरह हम लोगों की जानें भी बचा सकेंगे। और आजकल हमने एक कैंपेन शुरू की हुई जी, नंबर प्लेट्स, जो मैंने बताया फैंसी नंबर प्लेट्स, उसमें हमने ट्रेंड देखा कि सेफ सिटी के कैमराज में से लोग वो बचते हैं। उन्होंने हम देखें हम क्या करते हैं, हमारे रुझानात क्या हैं कि हम लोग नंबर मिटा रहे हैं, ऊपर टेप्स लगा रहे हैं। वी आर फ्लाउटिंग द लॉ, वी आर हाइडिंग फ्रॉम द लॉ। हमने उसके खिलाफ कैंपेन शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग 75,000 के लगभग हम लोग फाइन्स कर चुके हैं। और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कवानीन के दायरे के अंदर रह के रोड्स पे आने का सिखा सकें। बिल्कुल। और अगर आप कवानीन के दायराकार में रहेंगे, अपने साथ साथ आप दूसरों को भी जो है फायदा पहुंचाएंगे। और फिर जो आपकी एक शिकायत हर तरफ से हमें मिलती है, चालान बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब आप कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो चालान तो होंगे ही। ताउन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये लोग अपना काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हर तरफ हम देखते हैं गुंजाइश जरूर होती है, लेकिन शहरियों का ताउन जब तक नहीं होगा ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िम, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताऊंगी क्यों मोबाइल नॉयर E8 है हमारे पास, पहला मोबाइल, और इसकी कीमत मैं आपको बताती चलूं। अगर आप ये खरीदना चाह रहे हैं, 27,500 रुपए इसकी कीमत है। 27,500 रुपए में आप खरीद सकते हैं क्यों मोबाइल नॉयर E8 है, जिसकी कीमत 27,500 रुपए है। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है नोकिया 8 और इसकी कीमत है जी 35,990 रुपए। टेक्नो मोबाइल है 15 प्रो, 27,999 रुपए में अगर आप खरीदना चाह रही हैं तो खरीद सकती हैं। इन्फिनिक्स नोट 5 और इसकी कीमत है जी 32,999 रुपए।
ये तो थे हमारे आज के मोबाइल रेट्स। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, आज के भाव। इस वक्त मार्केट में हसन मौजूद है। हसन, बताइए सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी, अब जैसे जैसे बकरा ईद जो है वो करीब आ रही है, वैसे वैसे सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मसालों की, सब्जियों की, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल है, उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो किया जा रहा है। शहर में आज भी टमाटर जो हैं वो 130 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि अदरक की कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया गया और अदरक शहर में 450 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे हैं। लहसुन जो है वो 300 से 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। आलू 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लीमू जो है वो 160 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। जबकि अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की, तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत मुर्गी के गोश्त की कीमत में मज़ीद 9 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त जो है वो 281 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि फार्मी अंडे भी 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे करने के बाद 128 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुँचे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी नेतनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों और फलों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं, क्योंकि अब जैसे जैसे बकरा ईद करीब आ रही है, वैसे वैसे मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म हो रहा है और हुकूमत की जानिब से इस मुनाफाखोर माफिया को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आते। इकदाम नज़र नहीं आ रहे और हसन नज़र भी नहीं आएंगे। लोगों की ये शिकायत ऐसी है और ऐसी ही रहेगी, क्योंकि इस पर कोई हल हमें होता नजर नहीं आ रहा। हसन ने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। मीट रेट्स में आपको बताऊंगी, जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो आपको बीफ पर केजी यहां से मिलेगा 633 रुपए में, और इसके साथ साथ बीफ मिन्स यहां से आप पर केजी खरीद सकेंगे 899 रुपीज में। मटन पर केजी आपको मिलेगा 1403 रुपए में और मटन मिन्स आप खरीद सकेंगे 1649 रुपए में। और इसके बाद जी चिकन रेट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 194 और इसका बना हुआ गोश्त 281 रुपए में आपको मिलेगा। जी तो नाज़रीन, मीट रेट्स आपने जान लिए, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं बचत बाजार। सेल्स कहां लगी हैं, सबसे पहले वो आपको बताऊंगी। एथनिक बाय आउटफिटर्स अप टू 50% ऑफ है, यहां पर आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं और अपनी पसंद के ड्रेसेस खरीद सकते हैं। और इसके बाद रॉयल टैग फ्लैट 50% ऑफ है, यहां पर भी आप जा सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। कारफोर अगर आप जाएंगे, प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो भी जान लीजिए। जी सबसे पहले लॉरियल पेरिस और इसकी रिटेल प्राइस 230 रुपए है, प्रमोशन पर 199 यानी पूरे 40 रुपए इस पर आप बचा सकेंगे। नेक्स्ट है जी गार्नियर कलर नेचुरल और इसकी कीमत है 499 रुपए, प्रमोशन पर 399 रुपीज में मिलेगा, 100 रुपए इस पर आप बचा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है सिटी ट्यूटोरियल। तो कोशिश हमारी होती है कुछ नया और कुछ मुख्तलिफ आपके सामने लेकर आएं, और इस दफा कुछ मुख्तलिफ लेकर आए हैं हमारे सामने अली अब्बास, जो कि हम देखते हैं कि कटिंग के नए ट्रेंड मुतारिफ करवाते रहते हैं। लेकिन कटिंग के नए ट्रेंड तो सभी मुतारिफ कराते हैं, कुछ अनोखे अंदाज में कटिंग करना एक बड़ापन है और उससे सब लोग हैरान भी रह जाते हैं। अली की तरफ जाएंगे और जानेंगे कि ये अनोखा अंदाज किस तरह से उन्होंने सीखा और लोगों को तो बहुत हद तक मुतासिर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। मैंने तो जिस तरह से आपका ये अनोखा अंदाज कटिंग का देखा है, मैं तो हैरान परेशान होकर रह गई हूँ। तो मेरा जो है इस टाइम फोकस ये होगा कि आप हमारे नाजरीन को ये अपने स्पेशल अंदाज में कटिंग करके जरूर दिखाएं। तो आपकी तरफ जाते हैं और अपने नाजरीन को दिखाते हैं कि अली अब्बास का ये मुनफरिद अंदाज जो कि उनको दूसरों से मुनफरिद बनाता है क्या है। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ अंदाज ये है कि ये टोका है और ये साथ में हैमर है जिसे हथौड़ा कहा जाता है। मैं उससे बाल काट के दिखाऊंगा और इसके अलावा मैं फायर कट भी कर सकता हूँ और अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं 2-3। तो किसके हवाले से?
जी जी अली बताइएगा। तो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बल्कि आप हमें कटिंग करके दिखाइएगा अपने अनोखे अंदाज में। जी 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 देख सकते हैं आप ये। मेरे लिए तो ये बहुत हैरान कुन है, नया भी है, हैरान कुन भी है। और प्लीज इसको घर में कोई ट्राई करने की कोशिश मत करे, इसके लिए प्रॉपर आपको जो है वो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अली मैं ठीक कह रही हूँ? अली मुझे ये बताइएगा, ये इससे क्या आप प्रॉपर हेयर कट दे सकते हैं जो हम एक्चुअली देखते हैं कि कैंची के साथ हेयर कट होता है? इसमें ये होता है कि हमारा एक तरह का ये ट्रेंडिंग में अभी मैंने खुद ही निकाला है और खुद ही मेरी अपनी सारी इसके ऊपर रिहर्सल वगैरह सब कुछ मैंने खुद से किया है। इसमें ये होता है कि हम जो ये वाली चीजें होती है ये हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं इससे, बाकी यहाँ पे थोड़े से बाल ऊपर रह जाते हैं, उसको मैं सीजर से ब्लेंड करता हूँ या फिर इसी टोके से ब्लेंड कर सकता हूँ इस तरीके से, तो थोड़े थोड़े वो मैनेज हो जाते हैं। प्रॉपर थोड़ा बहुत नीट करने के लिए इसको सीजर से करना पड़ेगा। अच्छा अली मुझे ये बताइएगा, ये प्रॉपर आपने क्या सीखा है और इससे वो जो एक प्रॉपर हेयर कट होता है, मैं दोबारा अपने नाजरीन को ये चीज, क्योंकि मैं बहुत हैरान हो रही हूँ देख के, मैंने तो बचपन से ये देखा है कि हेयर कटिंग के लिए आपको कैंची का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो लोग जो कि प्रॉपर हेयर कट चाहते हैं, इससे क्या कुछ स्टाइल भी डिफरेंट बनता है? जी बिल्कुल, इससे स्टाइल बहुत डिफरेंट बनता है और प्रॉपर हेयर कट इससे हो जाता है। मैंने किए हैं बाकायदा और अभी भी ये मैं कर रहा हूँ कि आपके सामने देखें बाल कट रहे हैं ये, तो ऐसा नहीं है कि इससे बाल नहीं कटते, तो बाल कट रहे हैं हमने खुद ही, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हमने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले से की हुई थी ताकि हम जो नाज़रीन को दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा सके, और ये मैंने खुद ही सीखा है। सही, किसी को कॉपी नहीं किया अभी तक मैंने, यानी ये अली का ही मुनफरिद स्टाइल है। तो अली बताइएगा, जो यहाँ पर आपके पास कस्टमर्स आते हैं वो क्या इससे कटिंग करवा रहे हैं और इस तरीके से वो खुश दिखाई दे रहे हैं, मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, इस तरीके से काफी लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं कि आप कैसी, मतलब हमने टोके के साथ कटिंग करवानी है तो आप हमारी टोके के साथ कटिंग कर दें। जैसे कुछ लोग जो मतलब जो यंगेस्ट बॉयज होते हैं ना, मतलब ये इस तरह के बच्चे। सही, तो अली ने अपने मुनफरिद अंदाज में हमें कटिंग करके दिखाई है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी कुछ नया होगा, लेकिन कभी इसको घर में ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच अली। हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है माल का हाल। एक नजर डाल लेते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। अब हमने जानना है कि हबीब के किचन में आज आपके लिए कौन सी रेसिपी तैयार हो रही है। तो मुझे जाना होगा जहांगीर के पास, हबीब के किचन में। आपने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की रेसिपी जरूर देखनी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। शामदीद और नाजरीन, आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार है और इसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन हबीब आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया है। सबसे पहले मैं वो आपको बताना चाहूंगी, हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंडेड ऑयल है जो कि मल्टीपर्पज़ की खासियत रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी ऑयल है जिसको हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, फ्राइंग के लिए, सौते करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हबीब की जानिब से कहा जाता है कि दिल का मामला है, तो ये इसलिए कहा जाता है कि दिल की बीमारियों से ये कुकिंग ऑयल जो है आपको महफूज रखता है। कोलेस्ट्रॉल से पाक है जो कि दिल की सेहत के लिए बेहतरीन करार दिया गया है। साथ ही साथ हमारी रोजमर्रा रूटीन जो है उसको देखते हुए ये हबीब कुकिंग ऑयल जो है अपने सारिफीन के लिए तैयार किया गया है। तो आज हबीब कुकिंग ऑयल के इस किचन में हबीब कुकिंग ऑयल के ताउन से हम क्या बनाने वाले हैं ये हम जान लेते हैं। हमारे बहुत ही मारूफ शेफ जो कि हमें मजे मजे की रेसिपीज बना के जो है आपके साथ शेयर करते हैं, जहांगीर से। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। जहांगीर, आपकी रेसिपीज तो लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। आपने अब हमें मजे मजे की और रेसिपी सिखानी है। आज क्या रेसिपी आप आज की जो हमारी रेसिपी है वो चिकन काजू पनीर है। बड़ी सिंपल रेसिपी है, इजी रेसिपी है, बड़ी मजे की रेसिपी है और बनेगी भी जल्दी जल्दी। मैं ये कहने वाली थी, जहांगीर की रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि कम वक्त में बन जाती है। जी, अब शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले पैन को गर्म करेंगे, उसके बाद हम लेंगे हबीब का बनास्पति। हबीब बनास्पति घी जो है पैन गर्म करने के बाद उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून। जब तक वो गर्म होता है मैं नाजरीन को अपने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता दूं। उसके लिए चाहिए हमें टमाटो प्यूरी 1/2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, चिकन मैंने लिया है 1 कप। उसके अलावा हमारे पास है काजू पेस्ट, हमने बनाया दूध में बॉयल करके काजू ब्लेंड किए हुए हैं। साथ में हमारे पास है ये वाइट ग्रेवी और साथ में है क्रीम का हम हल्का सा इसको टच लगाएंगे। ठीक है, वाइट ग्रेवी किस तरह से तैयार की है ये भी हमारे नाज़रीन वाइट ग्रेवी में नाज़रीन हम यूज़ करते हैं प्याज, अदरक, लहसुन और काजू, चारे मगज होते हैं और इन सारी चीज़ों को स्लो हीट पे थोड़ी देर के लिए बॉईल करते हैं, उसके बाद ब्लेंड कर देते हैं। सही जी। और हमारा आपका हबीब पैन जो है वो पैन भी गर्म हो गया। स्टार्ट करेंगे हम अदरक लहसुन के पेस्ट से। सबसे पहले डालेंगे हम अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसको हम करेंगे सौटे। बहुत ही मजे की खुशबू लगती है मुझे तो ये जो आपका अदरक और लहसुन जब रेड हो रहा होता है। जी जी। उसके बाद हम लेंगे चिकन। ये सौटे होने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 कप चिकन। 1 कप चिकन जो कि क्यूब्स में कटा हुआ है, छोटे डाइस में छोटी कटिंग की हुई है। और इसको साथ साथ आपने मिक्स करते रहना है जी, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि घी गर्म था तो साथ ही वो बनना भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जैसे ही हमारा चिकन जो है वो थोड़ा सा कुक होगा तब हम ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट। और इसकी क्वांटिटी जहांगीर कितनी होगी? इसकी क्वांटिटी जो है तकरीबन आप 50 ml के करीब ले सकते हैं। अराउंड आप 3 टेबलस्पून के करीब आप ले सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे आप इसमें काजू का टोमेटो प्यूरी डालेंगे। टोमेटो प्यूरी उसके बाद आपने डाली। इसकी क्वांटिटी भी बता दीजिएगा। इसकी भी क्वांटिटी 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम कुक करेंगे। साथ ही साथ जब तक ये कुक हो रही है हम करेंगे सीजनिंग के लिए लेंगे चिली पाउडर तकरीबन 1 से 2 ग्राम के करीब। उसके बाद मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, वो जाएगी तकरीबन 1 ग्राम के करीब। साथ में हम लेंगे सूखा धनिया, वो भी 1 ग्राम के करीब। और साथ में लेंगे ज़ीरा क्रश किया हुआ, वो भी 1 ग्राम के करीब। इसको हम कुक करेंगे जब तक को ये हमारा चिकन काजू पनीर रेडी हो रहा है। मैंने ऑलरेडी पनीर को कुक करके मतलब फ्राई करके रखा हुआ है। ये कुछ पीस हम इसमें चिकन के साथ ऐड कर देंगे, बाकी गार्निश के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ पैन मेरा गर्म है। अब हम दोबारा यूज़ करेंगे हबीब का बनास्पति घी। हबीब बनास्पति घी क्योंकि दिल का मामला है और आपके खाने को हबीब मजीद मज़ेदार बना देता है। जी बिल्कुल। अब हम जाएंगे अपने राइस की तरफ। जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है, राइस के लिए हमें चाहिए बनास्पति घी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा है तकरीबन 5 ग्राम, मतलब 1 टीस्पून के जीरा। आपने जैसे ही हबीब घी जो है बनास्पति वो गर्म हो जाएगा उसके अंदर आपने ऐड 1 कप चावल ऐड कर देना है। बॉइल राइस जो है वो आपने ऐड कर दिया। इसको टोस्ट करना है और हल्का सा सीजन करेंगे विद सॉल्ट के साथ। आप अगर ब्लैक पेपर वगैरह ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सही जी। ये हमारा राइस भी रेडी हो गया। ये देखिए हमारे राइस रेडी हो गए। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अब हम इसको दोबारा कप ही में यूज करेंगे क्योंकि हमने गार्निश करनी है। तो इस कप में जब हम इसको पोर कर लेंगे उसके बाद हम इसको इजीली प्लेट में अरेंज कर सकते हैं। सही। और हमारा चिकन भी जो है ऑलमोस्ट रेडी है मैम। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे। जहांगीर, हमारे नाज़रीन को एक दफ़ा रेसिपी आप अगर फिर से बता देंगे, फिर हम गार्निशिंग की तरफ जाएंगे, प्लेटिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर से रेसिपी जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जरूर मैं नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट करेंगे पहले राइस से। राइस को बॉयल करना है, उसके बाद आपने बॉयल करके सेपरेट निकाल लेना। ड्यूरिंग बॉयलिंग आपने ऑयल या आप हबीब बनास्पति को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर थोड़े से गरम मसाले अगर आप डालना चाहें, इट्स अप टू यू। आप थोड़ा सा हबीब का बनास्पति घी या ऑयल ऐड करेंगे पानी में ड्यूरिंग बॉयलिंग।
उसके अलावा सॉल्ट डालेंगे और चावल को बॉयल कर लेंगे प्रॉपरली। उसको साइड पे निकालने के बाद अलग पैन लें, उसमें थोड़ा सा हबीब बनास्पति जो है ऑयल या घी आप ऐड करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप जैसे ही वो थोड़ा सा खुशबू आना शुरू होगा ज़ीरे का, देन आपने चावल डाल के उसको अच्छे तरीके से टोस्ट कर देना है। चावल हमारे रेडी। इसकी तरफ आते हैं। इसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमने हबीब बनास्पति घी में सोते किया था। उसके बाद हमने इसमें चिकन डाला, साथ में काजू पेस्ट डाला। उसके बाद हमने टमाटो की प्यूरी डाली और सीजनिंग के लिए सॉल्ट, क्रश चिली पाउडर, ज़ीरा, सूखा धनिया हमने इसमें ऐड किया और इसको कुक किया। अब हमारा फाइनल टच है वो है क्रीम का। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे तकरीबन 7 ml या 1 टीस्पून के करीब क्रीम और साथ और इसको दोबारा से कुक करेंगे हम। जी, साथ में डालेंगे हम वाइट ग्रेवी, क्योंकि वाइट ग्रेवी हमने ऑलरेडी पहले से कुक की हुई है, तो इसलिए अब ये हमारा फाइनल है। सही जी। अब इसको कुक करना है कितने टाइम के लिए जहांगीर? अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए कुक करना है। ठीक है, हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर रहे हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे और इसको हम कुक कर लेंगे। वापस आएंगे तो प्लेटिंग की तरफ जाएंगे। हमारे साथ ही रहना है। हमारी रेसिपी की जो फाइनल एक शक्ल निकलती है वो भी हम आपको दिखाएंगे और इसको कितनी देर के लिए कुक करना है ये हम वापस आके आपको बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है। रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जहांगीर, अब आप क्या कर रहे हैं? अब सिर्फ मुझे फॉर द प्रेजेंटेशन हम थोड़ा सा इसका कलर बना रहे हैं, जिसको हम रोगन भी बोलते हैं। और इसके लिए क्या उसके लिए मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है ये हबीब का जो बनास्पति घी लिया, उसको गर्म किया है, उसमें पिंच ऑफ चिली पाउडर डाला और पिंच इसमें टर्मिक डाला और ये मेरा रोगन जो है वो रेडी हो गया। इसको हम फाइनल प्लेटिंग के ऊपर यूज़ करेंगे। ठीक है, और अब हम चलेंगे प्लेटिंग की तरफ, जिसको हमेशा हम एक बहुत ही अहम मरहला कहते हैं। खाना जब तक आपका अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाएगा तब तक वो जितना मर्जी अच्छा बन जाए, लुक्स अच्छी नहीं होंगी तो कभी भी वो देखने वाले को अपील नहीं करेगा। सही है ना? ये प्लेटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा चाट मसाला यूज़ किया है, डस्टिंग करके रखी है। अगर कैमरा मेरा आपको दिखा रहा है, उसके लिए मैंने एक रिंग को अरेंज किया। रिंग को ऑलरेडी मैंने अंदर वाली साइड पे जो थोड़ा ग्रीसी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फिलिंग का, प्लेटिंग का। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ये अपना चिकन, जो काजू और चिकन और पनीर के साथ हमने कॉम्बिनेशन विद ग्रेवी बनाया है। इसको बड़े प्यार से, बहुत ही रिच चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, तो सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ जब आपने हबीब का घी इस्तेमाल किया है, तो जो हबीब कहता है दिल का मामला है, तो आपकी सेहत का ख्याल भी इसमें रखा गया है। बिल्कुल। लें जी, ये हमारा चिकन इसमें अरेंज हो गया। जी, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जहांगीर जो है इसकी प्लेटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और इसको मेरे ख्याल से खाना जब आप बना लें तो सबसे ज़्यादा जो आपको ज़ोर देना पड़ता है वो इसी तरह देना पड़ता है कि आपने अब इस खाने को खूबसूरत कैसे बनाना है। इसके लिए एक्चुअली मेहनत करना पड़ती है। चीज़ें आपको कटिंग प्रॉपर शेप में करनी पड़ती है, क्योंकि अगर शेपलेस चीजें कटी हुई होंगी तो आपकी प्लेट उस तरह से खूबसूरत नजर नहीं आएगी। जहांगीर, ये भी एक आर्ट होता है, आपको चीजें काटनी आनी चाहिए। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, हम जो ड्यूरिंग कुकिंग अगर किसी को सिखाते भी हैं तो सबसे पहले हम नाइफ स्किल्स के बारे में बताते हैं कि अगर आपका नाइफ स्किल्स अच्छा होगा तो आप एक अच्छा तरीके से चीज़ों को काट सकते हैं और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सही, मुझे ये बताइएगा, क्या इसके लिए नाइफ भी कोई स्पेशल होती है? अक्सर हम घर में जो छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से करते हैं और चीजें हमारी खराब ही हो जाती है। जो शेफ नाइफ है वो स्पेशल होती है, उसकी बेसिकली शार्पनेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी अच्छी शार्पनेस होगी उतना अच्छा कट करेगी। हमारा ऑलमोस्ट प्लेट रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है राइस का। अब हम इसको राइस को इनके साथ अरेंज करेंगे। अब हम करेंगे इसको फाइनल की तरफ जाने से पहले हम लगाएंगे 2 लेमन स्लाइसिस, ये उठाएंगे रिंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास चिली, ग्रीन चिली। और रिंग को जो पहले जहांगीर ने घी लगा दिया था, हबीब का घी, उससे वो जो है वो फिक्स्ड आपको एक शेप नजर आ रही है। क्योंकि हम घर में जब ये चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि यार टीवी पे तो आपने ऐसे देखा था और ये उस तरह की हमारे पास लुक्स नहीं आ रही हैं। तो ये प्रैक्टिस है और चीजें आप अगर प्रॉपर मैनेज करके करें तो इस तरह की चीजें आप घर में भी बआसानी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ इंसान के लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ फोकस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए।
जितना अच्छा फोकस और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतने अच्छी चीज को बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है एक आधी दफा जब आप चीजें बनाते हैं तो ऑब्वियसली जहांगीर वो ज़ाहिर परफेक्ट बात, लुक नहीं आती है पहले आपकी। गलती ही होगी, गलती से इंसान सीखता है। जैसे आप मिस्टेक करेंगे तो दोबारा दूसरी दफ़ा जब आप बनाएंगे तो आप बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल। हम लोग भी प्रैक्टिस करते रहते हैं रेस्टोरेंट्स में, घरों में, वो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा जो है ना हमें जो है ना वो अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी ऑलमोस्ट प्लेटिंग रेडी हो चुकी है। अब एंड पे जो हमारा टच था वो था हमने रोगन का जो हमने बना के रखा हुआ है। और इसका मकसद क्या है मुझे ये बताइएगा। बेसिकली प्लेट का बैकग्राउंड देखा गया, हमारी प्लेट का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, ठीक है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसका कलर लाइट वो हल्दी वाले कलर में आ गया। ठीक है। अब जिधर जिधर हम ड्रिपिंग करेंगे वो ड्रॉप्स गिरेंगे, वो और भी अच्छा प्रेजेंट करेगा। सही, तो कलर कॉम्बिनेशन भी प्लेट में ठीक है, कलर्स ऐड करने के लिए और प्लेट को खूबसूरत बनाने के लिए। इसका टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। टेस्ट हमने इसमें इतना ऐड ही नहीं किया, हमें बेसिकली कलर की रिक्वायरमेंट थी, तो वो हमने कलर को पूरा करते हुए हमने ये चीज को यानी आपने प्लेट को कलरफुल बनाना है। आपकी प्लेट और ये वही, और मैम ये वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसमें यूज किए हैं, कुछ नया नहीं है। सिर्फ आपको प्लेट में एक कलर ऐड करने के लिए ये चीज ऐड कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से जो है इसको जहांगीर जो है वो पूरी प्लेट में स्प्रेड कर रहे हैं, और इसका मकसद ये है कि एक कलर ऐड हो जाएगा क्योंकि आपकी प्लेट वाइट है। फाइनल लुक हमारी कंप्लीट हो गई है जहांगीर। जी मैम। जी तो नाज़रीन, हमारी रेसिपी जो है इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गई है, और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी लग रही है। जिस तरह से गार्निशिंग की गई है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेमन इसमें ऐड किया है, मिंट ऐड किया है, धनिया ऐड किया है, और चावलों की लुक भी एक ज़बरदस्त सी प्रॉपर आपको लुक जो है वो नज़र आ रही है। मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ? जी ज़रूर ज़रूर मैम। जी तो हम इसको अब टेस्ट करेंगे, और आज की रेसिपी कैसी बनी है ये मैं आपको बताऊंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि रेसिपी तो बहुत मज़े की लग रही है। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। राइस के साथ भी अच्छा, ऑल्टरनेट राइस के साथ अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो इसको आप किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? इट्स अप टू यू। आप क्योंकि ये हमारा अपना फूड है, हमारा लोकल फूड है, पाकिस्तानी फूड है, इसको थोड़ा मॉडर्नाइज्ड मैंने किया है, इसको मुगलाई भी थोड़ा सा टच है क्योंकि नट्स वगैरह, तो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग रोटी के साथ खाना पसंद करेंगे, कुछ लोग वाइट राइस ले लेंगे, कुछ लोग जैसे मैंने जीरा राइस बनाया है, इसमें बहुत सारी वेरिएशन है। आप इसके साथ पुलाव के साथ भी, खाली तड़का पुलाव जो घरों में बनता है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। चावलों में भी आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं जिसके साथ आप ये रेसिपी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मजे का इसका टेस्ट है, और इसमें खास तौर पर जो काजू इस्तेमाल किया है वो एक्चुअली टेस्ट में आपको पता भी चल रहा है। रेसिपी ये जरूर आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह हम इस तरह की मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करते चलेंगे। मौसम आजकल बहुत अच्छा है, तो मौसम की मुनासबत से ये रेसिपीज आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आजकल वो बारिश का सीजन है, तो नॉर्मली इस तरह की रेसिपी अगर दोपहर में हो रही है तो साथ अगर ये सर्व करते हैं, साथ में थोड़ा सैलड वगैरह हो जाए और अच्छा सा साथ में ड्रिंक का कॉम्बिनेशन कर लें, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और डिनर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे डाइट प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी लाहौरियों की थोड़ी अलग होती है, डिफरेंट है, हमने खुद ही सेट की होती है। ये रेसिपी आप बारिश के मौसम में भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आजकल शहर में बारिशें हो रही हैं और लाहौरिये तो ऑलरेडी खाने पीने के शौकीन होते हैं। जहांगीर, थैंक यू सो मच, बहुत ही मजे की रेसिपी है, तो बहुत मजे की लगी है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी रेसिपी को मजीद मजेदार बनाना चाहते हैं तो हबीब घी आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि ये दिल का मामला है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।